हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। हमने अपने पिछले वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस देखे थे और आज हम बात करने वाले हैं रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पर उससे पहले एलन मूरे का एक बहुत फेमस कोट जो डेमोक्रेसी के ऊपर है, पीपल शुडंट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, इंस्टेड गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ देयर पीपल। सो इसी के साथ जब हम रिफॉर्मिंग की बात करते हैं तो कुछ बेसिक सवाल हमारे मन में आते हैं। ये बेसिक सवाल है क्या? ये बेसिक सवाल है, are political parties willing to reform? If yes, if they are willing to reform, then what has prevented them from reforming so far? इसके बाद अगर वो नहीं चाहती, if they are not willing, then is it possible to force them to reform? इन्हीं सभी क्वेश्चंस के साथ चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कहता है how can parties be reformed? अब इसे एक एक करके समझ लेते हैं, जिसमें कुछ एफर्ट लगाए गए। ये कुछ ऐसे रीसेंट एफर्ट हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो पाई, जिसमें सबसे पहले आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एक लॉ है जिसने डिफेक्शन को रोकने में हेल्प की। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो एक एफिडेविट लेके आया। ये एफिडेविट बहुत हेल्प करता है, जिससे कि आपको पता चलता है प्रॉपर्टी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में किसी भी पॉलिटिकल लीडर की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया एक स्टेप जिसमें उन्होंने मैंडेटरी किया ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को और आईटी रिटर्न्स को। अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की। ये लॉ आखिर है क्या, उसके लिए आपको डिफेक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको डिफेक्शन समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स हैं। अब ये ए पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं, पर पार्टी बी और पार्टी सी भी है जो इन्हें अलग अलग तरीके के लालच देते हैं ताकि ये इनके साथ आ जाएं और अपनी गवर्नमेंट बना ले। अब इन्हें या तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफर की जा सकती है या पैसा ऑफर किया जा सकता है। ऐसे में अगर मिस्टर एक्स बी या सी को ज्वाइन करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिफेक्शन। अब इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया। अब इस लॉ में क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ क्रूशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट एम्स टू एंश्योर the stability in the government by discouraging legislators from switching the party। यानी इस लॉ के बाद मिस्टर एक्स पार्टी नहीं बदल सकते, और अगर उन्हें पार्टी बदलनी है या किसी और पार्टी में जाके शामिल होना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ। अब इससे फायदे क्या हुए और ये लॉ कब लाया गया? ये लॉ लाया गया 1985 के अंदर। इसके बाद इसे रीइंफोर्स किया गया 2002 में। इससे फायदे क्या हुए अब उनको देखते हैं। सबसे पहले हुआ पार्टी डिसिप्लिन। पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ। कभी भी कोई भी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, कभी भी कोई पार्टी को स्विच कर रहा है, ये सब बंद होने से पार्टी डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आई। बहुत बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को आर्बिट्ररी मैनर से बार बार हम कह सकते हैं गिराया गया। तो इस तरीके से सरकार की स्टेबिलिटी नहीं थी और इस स्टेप के बाद गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी इंश्योर हुई। इसके साथ ही साथ लोगों के मैंडेट को भी रिस्पेक्ट मिली। लोगों ने अपने लीडर को चुना, पर उनके लीडर ने उनकी पॉलिसीज को ध्यान में ना रखते हुए दूसरी पार्टी को स्विच कर लिया। इस तरीके से लोगों का जो मैंडेट था उसकी तौहीन हो रही थी, और इस स्टेप के आने के बाद लोगों के वर्डिक्ट की, या हम कह सकते हैं इलेक्शन में दिए गए वोट्स की वैल्यू इंश्योर हुई और उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट की गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है फाइलिंग एन एफिडेविट। जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो अपने साथ एक एफिडेविट लेके जाता है। ये एफिडेविट आखिरकार है क्या? अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन होती है टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द क्रिमिनल केसेस ऑफ द कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, वो सब इसी एफिडेविट में दिया जाता है। और इस इंफॉर्मेशन को जब दिया जाता है उसको ये कैंडिडेट क्लियर करता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सच है। पर क्या ये सच है? इसके लिए हालांकि कोई वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड द क्रिमिनल्स इन द इलेक्शन। यानी जितने भी रिच कैंडिडेट हैं उनका इन्फ्लुएंस रोका जाता है, और साथ ही साथ क्रिमिनल केसेस
जिनके साथ चल रहे हैं या जो कैंडिडेट है क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, उन सभी को इसमें रोका जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो ये कहता है कि मोर इन्फॉर्मेशन नाउ अवेलेबल टू द पब्लिक अबाउट द कैंडिडेट्स। यानी कैंडिडेट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आज के डेट में आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके अपने कैंडिडेट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने कैंडिडेट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न। ये स्टेप इलेक्शन कमीशन ने खुद उठाया है। इसमें इलेक्शन कमीशन साफ कहता है टू पास एन ऑर्डर टू मेक इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी जितना भी फंडिंग उन्हें आ रही है उससे रिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न उन्हें करनी है और इसके अलावा अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस भी मेंटेन करने हैं, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है या कौन लीडर बनेगा ये क्लियरली सभी को पता रहे। अब ये स्टेप उठाया गया था और इसलिए उठाया गया कि जो पार्टीज हैं वो ये काम करें, और पार्टीज ने ये किया भी, पर मेयर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। जैसे बहुत सारे इलेक्शंस वो सिर्फ कागजों में करा रहे हैं, यानी रियल में नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठ जाता है। क्वेश्चन ये है कि इट इज नॉट क्लियर इफ द स्टेप हैज लेड टू द ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी। क्या सच में इससे कोई चेंज आ रहा है या नहीं? अब ये तो थे कुछ स्टेप जो लिए गए, इसके अलावा कुछ सजेशंस भी हैं। सजेशंस क्या हैं उन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। पहला सजेशन है कि आपको एक लॉ बनाना चाहिए टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को कब, क्या, कैसे, क्यों करना है, इन सब से रिलेटेड एक लॉ होना चाहिए, ताकि उनकी प्रोसीडिंग को और आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। इसके बाद मैंडेटरी करना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड रखें, ताकि कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये रिकॉर्ड उनको हेल्प करेगा और ये एक जज की तरह काम करेगा उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। इसके बाद मैंडेटरी करना चाहिए कि कुछ मिनिमम सीट्स या टिकट्स हम वुमेन कैंडिडेट को दें। जैसे हमारे लोकल या पंचायत इलेक्शंस में होता है ना, 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाना चाहिए। इसी तरीके से, ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ सके और पॉलिटिकल पार्टी में हमें विमेन आगे दिखें, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। इसी के साथ कुछ कोटा वुमेन के लिए होना चाहिए डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी, जो पार्टी होल्ड करती है, जिससे कि विमेन कैंडिडेट जो अभी तक बहुत पीछे रही हैं उन्हें आगे लाया जा सके। इसके अलावा एक सजेशन और है कि स्टेट फंडिंग करे इलेक्शंस का। अब ये क्या चीज़ है? कई बार हम देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो वीक सेक्शन से आते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, उनकी रैलीज और जो भी वो लोग अपनी, हम कहते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते। तो ऐसे में स्टेट उनको हेल्प करे, स्टेट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ ऑफर दे, जिससे कि सभी लोग एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ सके। और ये ना हो कि रिच कैंडिडेट अपना इन्फ्लुएंस जमा पाए और जो एक्चुअल कैंडिडेट हो सकता था, जो लोगों के लिए भला कर सकता था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। तो ये थे कुछ सजेशन। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, हाउ कैन कॉमन पीपल हेल्प इन इम्प्रूविंग दीज पॉलिटिकल पार्टीज? कि आम जनता कैसे पॉलिटिकल पार्टीज की मदद कर सकती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं बाय प्रमोटिंग द पब्लिक पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाकर। अब इस तरीके से जब लोग पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके ये सिस्टम बेहतर होगा। क्योंकि आजकल जनता को लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज इसी बात का फायदा उठा के अपनी मनमानी करने लगती है, और इसी को रोका जा सकता है पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू। इसके बाद हम बात करें बाय प्रेशराइजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। समय रहते पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब कौन सा मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी को उठाना चाहिए, उन्हें प्रेशर डाल डाल के बताना पड़ेगा। और अगर कोई गलत डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी ले लेती है तो भी टाइम पर उसे प्रेशराइज करके दबाया जा सके। इस काम में मीडिया भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और इसी के बाद कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी डिफीटेड इन द इलेक्शन। ये समाज में एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उन्हें हराया जाना चाहिए, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कम से कम हो सके। इसी के साथ जो कैंडिडेट क्लीन इमेज के हैं, फिर चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, कैसे भी हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत अच्छा हो सके। अब इसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है
वो कहती है पीपल शुड बी अवेयर अबाउट देयर ट्रू पावर। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी के अंदर सच्ची पावर अगर हम बात करें तो वो लोगों के पास है, और इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल्स रूल। नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। टास्क बहुत सिंपल है, रिसर्च मोर ऑन दिस टॉपिक and suggest some reforms to strengthen the political parties so that they perform their function well in the system. So ये था political parties। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और ऐसे ही informative topic के साथ। Till then keep learning and keep smiling.